अब हम आपको समझाने जा रहे हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट। क्लियर? रिस्पायरेशन इन प्लांट की बात हम कर लेते हैं। क्लियर? अगर हम आपसे बोलें रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, तो क्या आपने कभी भी रिस्पायरेशन का नाम सुना है? कहाँ सुना था? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी एक बार हमने रिस्पायरेशन बताया था आपको। बोली बात सही है? तो रिस्पायरेशन का मतलब हमने क्या समझाया था आपको वहां पे? अगर हमने बोला कि यहाँ पे रिस्पायरेशन का मतलब आप हमें समझाइए, तो क्या बोला था बताइए? रिस्पायरेशन का मतलब किसी भी तरीके का, क्लियर, फूड का ऑक्सीडेशन होना। किसका होना? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और फूड के नाम पे हम किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? ग्लूकोज का। ठीक है, यानी ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। किसके लिए? जस्ट फॉर रिलीज एनर्जी के लिए। ठीक है, तो यानी हमने ये कहा कि रिस्पायरेशन का मतलब हमने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड के नाम पर हम किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? ग्लूकोज फॉर रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। जल्दी करिएगा। रिस्पायरेशन का मतलब क्या समझाया हमने आपको? ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझना? ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन के नाम पे हमारे पास क्या था? किसका ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं बताइए? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ये हमारे पास ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज का अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें, किसकी बात करें हम? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझते हैं? पूरा का पूरा कार्बन टूटना चाहिए। क्लियर? जैसे अगर हमारे पास ये कार्बन के 6 बॉन्ड हैं, ध्यान से सुनते जाइए। क्लियर? ये 6 कार्बन हमारे पास है टोटल। क्लियर? अगर इनको हम 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, क्लियर, ये 2 पार्ट में हमने तोड़ा, क्या यही ब्रेकडाउन है? क्या यही ब्रेकडाउन है? नहीं। ब्रेकडाउन का मतलब क्या समझते हैं? पूरा का पूरा कार्बन टूटना चाहिए। क्या बोला? पूरा का पूरा कार्बन टूटना चाहिए अलग अलग, तब जाकर के हम बात बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्लियर? जब तक पूरे कार्बन नहीं टूट रहे हैं तो समझ जाइए कि एनर्जी पूरी तरीके से रिलीज नहीं होगी, कुछ न कुछ तो बचा रह जाएगा। समझ आई बात? अगर पूरे तरीके से एनर्जी हमें चाहिए तो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन करना होगा। यानी यहाँ पे कितने CO2 आने चाहिए? 6 CO2 आने चाहिए। क्लियर? प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 H2O आना चाहिए। प्लस हमें एनर्जी भी निकलेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी ही हमारी क्या है? करेंसी है। समझ आई बात? जल्दी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये बात हो गई हमारे पास। क्या किसकी बात हो गई? अब हमें ये बताइए, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन क्या सेम चीज है? अलग अलग है? क्या अलग है? ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है? बिना सांस लिए आप ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी इस CO2, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मुझे क्या ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो रिस्पायरेशन में तो ऑक्सीजन लग रही है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? ब्रीदिंग एक तरीके का स्टेप है रिस्पायरेशन का, जिसके दौरान हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। समझ रही बात? यानी ब्रीदिंग में हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, ब्रीदिंग एक क्या है? एक तरीके का स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन है। क्या बताइए? स्टेप है रिस्पायरेशन का, जिसमें हम ब्रीदिंग में क्या करते हैं? हम सांस को अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्लस CO2 को क्या करते हैं? CO2 को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं गैसियस का। ठीक है? अब इनहेलेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन के दौरान हम इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेलेशन करते हैं किसका? ऑक्सीजन का। एक्सपायरेशन में क्या करते हैं बताइए? एक्सहेलेशन करते हैं ऑफ किसका? CO2 का। ये एक स्टेप हुआ।
हम जब 9th में पढ़ते थे या फिर हम 7th 8th में पढ़ते थे तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को सेम चीज बोल सकते थे और बोलते भी थे, बट जब हम 11th में आते हैं तब आपको बताया जाता है कि नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उनमें। क्लियर? रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन करने के लिए, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? इंस्पायरेशन से आएगा। समझ आई बात? यानी ब्रीदिंग के दौरान ही आएगा। तो एक तरीके का, और ये भी बात बताइए, रिस्पायरेशन एक तरीके का हमारे पास कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। बोली बात सही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? बताइए, ग्लूकोज का। यानी हमने ये कहा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, और ब्रीदिंग में क्या है? किसी भी तरीके केमिकल यूज हो रही है? नहीं। ब्रीदिंग एक तरीके का कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है। ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस हुआ? मैकेनिकल प्रोसेस। ये सारे डिफरेंसेस हमने लिखवाया है ह्यूमन में, फिजियोलॉजी में। बोली बात सही है? ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस आपको नजर आया? केमिकल प्रोसेस नजर आया। केमिकल की जगह पे कई जगह पे बायोकेमिकल लिखते हैं। ठीक, ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। जबकि यहाँ पे ब्रीदिंग एक तरीके का मैकेनिकल प्रोसेस है। चलिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम तो बताते थे कि ह्यूमन बींग्स तो सांस लेते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने पूछा है क्या प्लांट सांस लेते हैं? बोली बात सही है? यानी आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपके एनसीईआरटी ने एक शब्द पूछा है, क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिखा है डू प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट ब्रीदिंग करते हैं? कौन बताएगा? प्लांट सांस लेते हैं? अरे बोलिए, प्लांट सांस लेते हैं या नहीं? नहीं या हाँ? तो कैसे लेते हैं? एल्वियोलाई है उनके अंदर, लंग्स है, नोज है, तब कैसे सांस लेते हैं? ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है, आपको ये मान के चलना है, ठीक है। और गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ हो सकती है? स्टोमेटा के अंदर हो सकती है, लेंटिसेल्स के अंदर हो सकती है। समझ आ रही बात? यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्लांट भी क्या कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? यस, ठीक है। यानी प्लांट्स आल्सो नीड ऑक्सीजन। प्लांट को भी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। क्यों? ऑक्सीडेशन करने के लिए। क्लियर? प्लांट को ऑक्सीजन क्यों जरूरत पड़ी? फॉर किसके लिए? अरे बोलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। क्लियर? हाँ, हालांकि ये बात हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस हिसाब से प्लांट को जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही बात? जैसे हमने ये कहा कि हम लोग को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। प्लांट को उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की जिस हिसाब से हमें है। एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट को बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट कभी भी चल नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? कई सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं लाइफ के जो प्लांट एक जगह पे ही खड़े रहता है बेचारा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वो तो नहीं कर सकता। जिस हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या प्लांट पढ़ा रहे हैं? नहीं, एक जगह तो बेचारा खड़ा है। क्लियर? यानी हमारे पास देखेंगे अगर लाइफ साइकिल, अगर लाइफ स्टाइल हम लोगों के और प्लांट की तो बहुत ही अलग है। इवन यहाँ तक कि प्लांट को अगर कोई मार भी रहा होता है, काट भी रहा था, तो बेचारा अपना जान बचा करके भी नहीं जा सकता। हम लोग तो भाग भी सकते हैं एक दूसरे जगह पे, क्या प्लांट चला जाएगा? नहीं। समझ आ रही बात? यानी हमें ये बात याद रखना है कि प्लांट को बहुत ही लेस अमाउंट में क्या चाहिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए प्लांट क्या करता है, अब बाहर से ऑक्सीजन न लेकर के वो अपने अंदर ही बना लेता है ऑक्सीजन। समझ आई बात? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट है, जल्दी जल्दी पॉइंट हम लिखते चले जाते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? प्लांट सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन किसके थ्रू? बताइए, किसके थ्रू बनाता है? बताइए ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है।
जल्दी जल्दी पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, प्लांट रिक्वायर या प्लांट नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्लांट रिक्वायर less amount of energy, so क्या बताइए, लेस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, इसलिए बहुत ही कम ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है इनको। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। कोई भी प्लांट, ठीक है, वो रिस्पायरेशन क्यों करता है? ठीक है, रिस्पायरेशन अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए करता है। किसके लिए करता है? अपनी लाइफ साइकिल को या लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए करता है। हमारे लाइफ प्रोसेस में क्या होते हैं? जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए रिस्पायरेशन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिस्पायरेशन करेगा, और अगर कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो समझ जाइए वो रिस्पायरेशन नहीं करेगा। यानी रिस्पायरेशन एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आप कहीं पे भी आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी सेल्स डेड है तो समझ जाइए वहां पे रिस्पायरेशन नहीं हो रही है। डेड है तो उसको किस बात की एनर्जी की रिक्वायरमेंट, समझ आ रही बात? अगर कई बार एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, किसी टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, डेड सेल रिस्पायरेशन करती हैं? तो नहीं करती, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से लगा लीजिए दिमाग। डेड सेल्स को किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है? थोड़ा बहुत भी एनर्जी की नहीं। अगर डेड है तो कौन सा उसको कहीं जाना है? क्लियर? एक जगह पड़ा है। तो इसलिए क्या कहते हैं हम कि जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेसेस होती हैं उन सब चीजों के लिए रिस्पायरेशन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो एक पॉइंट नोट डाल करके लिख लेते हैं, रिस्पायरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पायरेशन क्या था बताइए एक तरीके का? रिस्पायरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हमारे पास कोई भी प्लांट है, क्लियर, हम मान चलते हैं हम एक आपको प्लांट बना रहे हैं, ये एक हमारे पास एक प्लांट है। प्लांट का इधर वाला पार्ट अगर हम मान के चलते हैं, ये रूट मान लेते हैं। प्लांट का ये कैसा पार्ट है बताइए? रूट वाला पार्ट है। क्लियर? इधर हमारे पास प्लांट का रूट वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हम इनको मानते हैं स्टेम। क्लियर? और किसी एक पार्ट से हम निकाल करके आपको लीफ की तरफ लेकर के जाना चाह रहे हैं, हम लीफ की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। क्लियर? ये हमारे पास कैसा पार्ट हो गया? लीफ का पार्ट हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, हमने ये कहा कि प्लांट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी गैसेस एक्सचेंज ये भी करते हैं, यानी ब्रीदिंग ये भी शो करते हैं। बट कैसे करते हैं? ध्यान सुनिएगा, हमने ये कहा कि एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होगा, ठीक है, किसके थ्रू होगा? थ्रू। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ध्यान सुनते हैं। हमारे लीफ के पास क्या पाए जाते हैं? एक लूजली अरेंज्ड सेल्स पाई जाती हैं। कैसी सेल्स पाई जाती हैं? लूजली अरेंज्ड सेल्स पाई जाती हैं। हम इनको बोल रहे हैं लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लिख दे रहे हैं यहीं पे। हमने ये कहा कि हमारे पास प्लांट किसी भी तरीके के गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो वो कैसे करेंगे बताइए? लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। किसके अंदर? लीफ के अंदर। ठीक है, और शायद यही जो मीजोफिल सेल्स कहलाती है। क्या? अरे बोलिए, यही हमारे पास क्या कहलाती है? मीजोफिल सेल्स कहलाती है लीफ के अंदर। क्लियर? एक तरीके की ऐसी सेल्स पैरेनकाइमेटस सेल्स जो एकदम लिविंग हो,
थिन सेल वॉल्ड हो, डेंस साइटोप्लाज्म हो, उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करती हो, सिंथेसिस करने में मदद करती हो, स्टोरेज करने में मदद करती हैं। सिंथेसिस एंड स्टोरेज हमारा मेन मकसद था। क्लियर? क्योंकि रिस्पायरेशन अगर हम कर रहे हैं तो किसका स्टोरेज कराएंगे और किसका सिंथेसिस कराएंगे? ग्लूकोज का ही तो सिंथेसिस कराएंगे, तभी तो हम उनका क्या कराएंगे? ब्रेक डाउन कराएंगे, ऑक्सीडेशन। अब सुनते ध्यान से, हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ सेल्स लीफ में पाई जाती है। लीफ के अंदर कैसी सेल्स पाई जाती है? अरे बोल, लिविंग सेल्स नहीं, लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। एनसीईआरटी से बोलना है। क्लियर? उसी को हमने क्या बोला? मेसोफिल सेल्स। फिर हमने ये कहा कि हमारे स्टेम के अंदर क्लियर, स्टेम के अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स लगे होते हैं। क्लियर? उस सेल्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? लेंटी सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स के पास भी क्या पाए जाते हैं? कुछ लूजली अरेंज्ड सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर? लेंटी सेल्स लेंस शेप के होते हैं, इसलिए हमने ऐसा बनाया है। क्लियर? यानी लेंटी सेल्स के पास भी क्या पाए जा रहे हैं बताइए? लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर? इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर? यानी हमारे पास इसी पार्ट से क्या रिस्पायरेशन होता है? नहीं। रूट के अंदर भी लूजली अरेंज्ड पाए जाते हैं। क्लियर? यानी इनके अंदर भी हमारे पास ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होती हैं, रूट एपिडर्मल, रूट एपिडर्मिस में हमारे पास भी क्या पाई जाती हैं? लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट मेसोफिल सेल्स, लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर लेंटी सेल्स के पास, रूट के अंदर रूट एपिडर्मिस के पास। ठीक है? लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है? यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्लियर? चाहे वो मेसोफिल्स हो, चाहे वो लेंटी सेल्स हो, चाहे वो रूट के एपिडर्मिस हो। क्लियर? जल्दी करिए। ये सब किनारे पे ही पाई जाएंगे, अंदर की तरफ नहीं पाई जाएंगे। ठीक है? अंदर की तरफ क्यों नहीं पाई जाएंगे बताइए? अंदर की तरफ क्या होती है? स्टेम। अंदर की तरफ स्टेम कैसी होती है? सॉलिड होती है, डेड होती है। कैसी होती है ये? डेड होती है। और अगर ये डेड है तो क्या करेगी? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बोली बात सही है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हो गया? अच्छा, लीफ के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पाया गया होगा बताइए? स्टोमेटा पाया गया होगा ना? चलिए अब सुन ध्यान से। अब एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि अब हमें बताइए रिस्पायरेशन क्या है। क्लियर? अब ध्यान सुनते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। रिस्पायरेशन का मतलब हमने ये सोचा कि हम किसी भी तरीके का फूड का क्या कराएं बताइए? ऑक्सीडेशन कराएं। क्या कराएं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और फूड के नाम पर ग्लूकोज। ठीक है? अगर हमने ये कहा कि यहाँ पर C6H12O6 है। क्लियर? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्लांट ने अब क्या कर लिया? सांस हमने करा दिया। ठीक है? ब्रीदिंग कराने के बाद ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6CO2 प्लस 6H2O में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, और प्लस ये हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी किसके फॉर्म में बताइए? एटीपी के फॉर्म में मिलेगा। सभी को क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट है?
सभी को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, चाहे मैं हूं, चाहे वो हो, चाहे जो भी हो। क्लियर? यानी यहाँ पे कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको रिक्वायरमेंट किसकी है? एनर्जी की। किसके लिए? फॉर किसके लिए बताइए? मूवमेंट करने के लिए। जब आप मूवमेंट करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? एनर्जी चाहिए। जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या करते हैं बताइए? तो क्या होगा? एनर्जी चाहिए। जब आप फोटोसिंथेसिस करते हैं तब भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। क्लियर? फोटोसिंथेसिस की जगह पे हम कह सकते हैं मेकिंग फूड, चाहे इंसान हो चाहे वो प्लांट हो। क्लियर? जब आप ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान, बोलिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जब आप रिप्रोडक्शन करते हैं, आप तो नहीं करते, ठीक है, जब करिएगा तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर? इंस्पायरेशन भी लिख लीजिएगा ना, सांस लेने के दौरान, या ब्रीदिंग ही कर ले हम, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इंस्पायरेशन लिखा है, क्या ये सही है? अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होगा तो तभी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। याद आ रही है? हाँ, हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अगर ये 2 पार्ट में टूटता है, अगर ये 2 पार्ट में भी टूट रहा है, मान चलते हैं, क्लियर? तो क्या ये ऑक्सीडेशन है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ? अरे बोलिए, क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? नहीं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? कार्बन के बीच में जितना भी बॉन्ड हो सब का सब टूट जाए। बोलिए बात सही है? यानी ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ना। कैसा ऑक्सीडेशन हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर मैंने ये कहा यहां पर 4 कार्बन है, यहां पे 1, क्लियर? तो क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? नहीं। यानी ये भी कैसा है बताइए? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। यानी अगर किसी भी ग्लूकोज का अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ये अदर मटेरियल बना लेते हैं, बट कभी भी हमारे पास पूरी तरीके से CO2 रिलीज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब तो एनर्जी मिलती है, ठीक है। जब एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो हमें एक एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, हर एक बॉन्ड हमें क्या करती है? एनर्जी देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड स्टोर एनर्जी। बोली बात सही है? हर एक कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या कर रहा है बताइए? एनर्जी स्टोर कर रहा है कि नहीं? जितने कार्बन के बॉन्ड तोड़ेंगे आप उतने ही हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास 6 कार्बन है, क्लियर? एक कार्बन को तोड़ा, हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, दूसरे कार्बन को तोड़ा, कुछ अमाउंट में मिला एनर्जी, तीसरे कार्बन को तोड़ा, चौथे कार्बन को तोड़ा, फिर ऐसे ही जितनी बार एनर्जी तोड़ेंगे, ठीक है, जितनी बार बॉन्ड तोड़ेंगे उतनी बार हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर? क्या एक साथ पूरा बॉन्ड टूट सकता है? नहीं। इसी बात पे एनसीईआरटी 2 बातें नोट डाल करके लिखी हुई है। क्लियर? पहले ये बातें लिख लेते हैं। ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से हमें हमेशा कोई ना कोई अदर मटेरियल बनेगा, पूरी तरीके से CO2 तो रिलीज नहीं होगी। बोली बात सही है? तो लिखते हैं हमारे पास, क्लियर? ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? दे कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर मटेरियल। बोली बात सही है? ये अदर मटेरियल बनाने काम आएंगे। जैसे ये 2 कार्बन का है, इथेनॉल बनाने काम आ गया कि नहीं? ये हमारे पास क्या है? पायरुवेट बनाने काम आ गया कि नहीं? ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाने काम आ गया कि नहीं? 4 कार्बन का। क्लियर? यानी जितने कार्बन के अलग अलग होंगे वो अलग अलग मटेरियल बनाने के काम आ जाएंगे। क्लियर? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का ये फायदा होता है।
क्लियर। बट एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, तो समझ जाइएगा कि हमें क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हर एक एनर्जी सभी को चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो। अरे हर एक पर्सन चाहता है कि मैं हमेशा एनर्जेटिक रहूं। सुन रहे हैं सर, हो गया क्या ये? चलिए नोट डाल करके दो बातें लिखते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, सुन दे सर, समझे? इधर देखते हैं। हमें ये इस बात से ये तो पता चला कि ये जो कार्बन का बॉन्ड टूटेगा एक साथ तो पूरा का पूरा नहीं टूट पाएगा, यानी रिस्पायरेशन एक तरीके का स्टेप वाइज प्रोसेस है। बोली बात सही है? हर एक स्टेप बाय स्टेप में हमें एनर्जी मिलेगी, एक साथ तो नहीं मिलेगी। क्लियर? सिंगल स्टेप में तो कभी भी रिस्पायरेशन नहीं होगा। क्लियर? तो दो पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। पहला रिमार्क लिखेंगे, रिस्पायरेशन इज डन इन done in many small step that is coupled with, हर एक स्टेप में हमें क्या मिलेगा? एटीपी। ठीक है, कपल्ड विद एटीपी फॉर्मेशन। क्लियर? पहला पॉइंट क्या समझ में आया? रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है बताइए? रिस्पायरेशन कैसा स्टेप है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। बोले बात सही है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्लियर? और विच इज कपल्ड विद किससे? उसके साथ साथ में क्या मिलेगा बताइए? कपल्ड विद एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? चलिए दूसरा रिमार्क लिखेंगे, नॉट ऑल एनर्जी इज रिलीज्ड, not all energy is released in a single step, एक ही स्टेप में सारी एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंगल स्टेप टू प्रिवेंट हीट लॉस। क्लियर? सुन दीजिए सर, हीट लॉस को कम करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कराते हैं। अगर एक साथ पूरी एनर्जी बन जाएगी तब भी हम ले नहीं पाएंगे। क्लियर? इसलिए क्या करते हैं, हर एक स्टेप में थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। क्लियर? ये भी पॉइंट हमेशा याद रखना है, और उस चीज को इग्नोर मार करके हमें एनर्जी गेन करनी है। समझ रही बात? यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे फिजिक्स वगैरह में आप लोग कुछ चीजें इग्नोर करके चलते हैं ना, नहीं चलते हैं। अगर हमारे पास बॉल थ्रो किया जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह फोर्स को नहीं इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जहां पे इग्नोर किया जाता है। यहीं पे हीट लॉस को क्या कर लेंगे, हम थोड़ा बहुत इग्नोर करेंगे। क्लियर? हम नेट गेन जो एनर्जी होगी उसकी बात करते हैं। समझ रही बात? चलिए दोनों रिमार्क हमारे बात याद रखना है। पहला क्या बात याद रखना है, रिस्पायरेशन एक तरीके का स्टेप वाइज प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्टेप वाइज प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि हर एक स्टेप किससे कपल्ड है बताइए? एनर्जी से। जितनी बार स्टेप जितनी एनर्जी निकालना है उतने स्टेप आपको करानी होगी। क्लियर? हर एक एनर्जी स्टेप प्रोसेस होती है। दूसरा पॉइंट, सारी एनर्जी एक साथ हमें नहीं निकलेगी। क्लियर? सारी एनर्जी एक साथ नहीं निकलेगी। एक साथ अगर निकलेगी तो बहुत ज्यादा हीट के फॉर्म में लॉस होगी, तो सेल बर्न भी हो सकता है। क्लियर? तो हीट लॉस को कम करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा रिस्पायरेशन है। ठीक है, कुछ बातें नोट डाल करके लिख लेते हैं। क्लियर? आदत से मजबूर हो ना तुम। लिखेंगे हमारे पास, चलिए लिखेंगे हमारे पास, रिस्पायरेशन ऑलवेज अकर इन, सब रिस्पायरेशन के बारे में लिख पा रहे हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन ऑलवेज अकर इन सेलुलर लेवल। रिस्पायरेशन हमेशा सेल के लेवल पे होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल। रिस्पायरेशन ऑलवेज अकर इन सेलुलर लेवल
and occur in every cells such as plant, fungi, animals, algae. जितने सेल्स में हैं सभी में होते हैं, ठीक है। प्लांट हुआ, फंजाई हुआ, एनिमल्स हुए, ठीक है, एल्गी हुए। क्लियर? चलिए, अगर एक बात हमने नोट डाल करके लिखवाई है, रिस्पायरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग सेल्स। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था वायरस के अंदर रिस्पायरेशन होता है या नहीं? नहीं। तो लिख लेते हैं ना, रिस्पायरेशन नेवर टेक्स प्लेस इन वायरस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, हेडिंग डालते हैं फीचर्स ऑफ रिस्पायरेशन। हेडिंग होगी हमारे पास फीचर ऑफ रिस्पायरेशन। सबसे पहला क्या है बताइए? सेलुलर लेवल पे हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक। दूसरा पॉइंट, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन एक तरीके का कैसा प्रोसेस है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इनमें एंजाइम्स लगते हैं, हर एक स्टेप में भी एंजाइम्स लगते हैं। क्लियर? चलिए, ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक या एनाबोलिक? कैटाबोलिक, यानी एक तरीके का ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? क्लियर? रिस्पायरेशन में अगर हम कभी भी रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो किस सबस्ट्रेट का करते हैं? क्लियर? तो किस सबस्ट्रेट का करते हैं? सबस्ट्रेट के फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, यानी मोस्ट फेवर्ड अगर बात की जाएगी सबस्ट्रेट की तो कौन होगा? ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। बाकी अदर मॉलिक्यूल भी यूज किए जाते हैं, जैसे फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, ऑर्गेनिक एसिड हुआ। क्लियर? कौन कौन सी चीजें? फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, ये सब चीजें भी यूज की जाती है। पिगमेंट्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। क्लियर? बट हमें जिक्र किसका करना है? आसानी किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, यानी ग्लूकोज की। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड क्या है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो। क्लियर? यानी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का मतलब क्या समझते हैं? H2SO4 क्या ऑर्गेनिक एसिड है? क्या ऑर्गेनिक एसिड है? तो यानी HCl भी ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। समझ बात? हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती है सब ऑर्गेनिक है। हमने ये थोड़ी ना कहा था, बायोमोलिक्यूल में हमने क्या बताया था? क्लियर? दोनों चीजें मिल रही हैं। क्लियर? तुम बायोमोलिक्यूल समझ रही हो, हम ऑर्गेनिक एसिड पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। टीथ भी तो मैक्सिमम हमारे किसके बने होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के। ठीक है, तो जरूरी नहीं है भाई सब ऑर्गेनिक ही हो। क्लियर? HNO3 नाइट्रिक एसिड बताइए, ऑर्गेनिक नहीं है। समझ एक बात? यानी हमने ये कहा कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, हेडिंग डालते हैं हमारे पास रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। चलिए लिखेंगे हमारे पास, ग्लूकोज इज मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट but some other molecule used as respiratory substrate like कौन कौन सी चीजें? ठीक है, फैट हो गया हमारे पास,
प्रोटीन हो गए, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब सुनते ध्यान से, यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। फिर डालते हैं हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। रुकिए रुकिए, लिख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। हेडिंग डालते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिसिस डाल दीजिए। चलिए सुनते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। इधर देखिएगा, ग्लाइको का मतलब क्या समझते हैं आप? शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। लिसिस का मतलब क्या समझते हैं? ब्रेक डाउन होना या फिर ऑक्सीडेशन होना। ब्रेक डाउन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। बेसिकली हम ऑक्सीडेशन को ही ब्रेक डाउन बोलते हैं। क्लियर? अब सुनते ध्यान से ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम क्या बताने चाह रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? ब्रेक डाउन होता है, बट पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। कैसा ऑक्सीडेशन? पार्शियल का मतलब हम इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं। क्लियर? पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। क्या पूरी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, क्या पूरी तरीके से CO2 निकलेंगे? नहीं, यानी कुछ न कुछ अदर मॉलिक्यूल भी बन रहे होंगे ना। याद आ रही है? हमने ये कहा था कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ही CO2 बनता था, बट जहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है CO2 तो बनेगा ही बनेगा, बट उसके अलावा भी कुछ हमारे पास अलग मटेरियल भी बनेंगे ना। चाहे वो 3 कार्बन का हो सकता है, वो चाहे 4 कार्बन का हो सकता है। ऐसा कुछ बताया था। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमारे पास पूरे के पूरे CO2 टूटते थे और पूरे के पूरे हमारे पास कार्बन के बॉन्ड टूटते थे और कंप्लीट एनर्जी मिलती थी। बट अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पूरी तरीके से एनर्जी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी बॉन्ड नहीं टूट रही है कार्बन की। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे इनकी डिफिनीशन में लिखना है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है बताइए? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड। पायरुवेट बोल सकते हैं या फिर मैं क्या बोल सकता हूं? पायरुविक एसिड। यानी अगर हम ये कहें कि अगर कोई भी ग्लूकोज है और ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसा ऑक्सीडेशन हुआ है बताइए? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है या पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है? कैसा ऑक्सीडेशन हुआ है? पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। चलिए बताइए, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था और पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल के? 3 कार्बन के। 3 कार्बन के अगर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो यानी 6 मॉलिक्यूल हुए कि नहीं हुए? यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके के बनेंगे, प्लस फिर क्या बनेंगे? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर? तभी तो पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला है। क्या बताया हमने? 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसके? पायरुविक एसिड के। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अब सुनते हैं, आल्सो कॉल्ड एज, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आल्सो कॉल्ड एज EMP pathway, also called as EMP pathway। EMP pathway क्या है हमारे पास? ठीक है, EMP pathway में ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, E का मतलब हमारे पास इम्डेन आएंगे, M का मतलब मेयर हॉफ आएंगे और P का मतलब पारनास आएंगे। ए है, ठीक है, पूरा नाम नहीं याद रखना है। ठीक है, इम्डेन का शायद पूरा नाम गुस्तो था क्या? देख लीजिए, GUSTOVE, VE नहीं है, V ना, कुछ भी होगा देख लीजिएगा। क्लियर? कभी भी फुल फॉर्म नहीं पूछा गया उनका नाम। ठीक है, इम्डेन, मेयर ऑफ, पारनास। क्लियर?
इन्हीं के नाम पे हमारे पास क्या बताए गए, ग्लाइकोलाइसिस में इन्होंने ही दिया था। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, also called as universal process, also called as universal process, also called as universal process। ये कैसा प्रोसेस है? यूनिवर्सल। क्यों बोला? क्योंकि ये हर एक सेल में हो रही है। क्या बोला? यूनिवर्सल बोलने के पीछे क्या रीजन है? हर एक सेल में हो रही है, ठीक है, और हर एक सेल में इनका रिएक्शन एक ही जैसा होता है। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास दैट इज अकर इन एवरी सेल्स, हर एक सेल्स में हो रही है, ऑक्सीजन हो या ना हो वहां पे भी हो रही है। समझ आई बात? चाहे जैसी सेल्स होंगी वो हर एक सेल्स में हो रही है। दूसरा पॉइंट, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। किसके अंदर? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ऑक्सीजन है फिर भी, और ऑक्सीजन नहीं है फिर नहीं भी चलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये एरोबिक प्लस एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में होते हैं। बोले बात सही है? जितने भी एरोब्स होते हैं और एनारोब्स होते हैं या फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, सभी में ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अकर इन साइटोप्लाज्म। ऐसा कोई सेल बताइए जिसके अंदर साइटोप्लाज्म ना हो। अरे बताइए, दुनिया का ऐसा कोई सेल नहीं बना है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म ना हो। क्लियर? साइटोप्लाज्म यानी सेल का एक डिफिनीशन ही होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए और उनके अंदर क्या भरा होना चाहिए? फ्लूइड भरा होना चाहिए। न्यूक्लियस हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात अलग है, बट साइटोप्लाज्म सबके अंदर होगा। क्लियर? चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सभी में होते हैं। कुछ बातें अब नोट डाल करके कर लेते हैं, सुनते ध्यान से। रिमार्क की बात कर लेते हैं। अगर हम अर्ली एटमॉस्फेरिक बात करते हैं, अर्थ की एटमॉस्फेयर में, क्लियर, अगर बहुत ही जब ओरिजिन हो रही थी अर्थ की, उस दौरान हमारे पास एटमॉस्फेयर कैसे थे? रिड्यूसिंग अर्थ था, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं अर्ली एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कैसी थी बताइए? कैसी थी अर्थ बताइए? रिड्यूसिंग अर्थ थी। कैसी अर्थ थी हमारी बताइए? रिड्यूसिंग अर्थ थी। यानी अर्थ पर ऑक्सीजन तो नहीं था ना, बोलिए बताइए, सही है? यानी हम ये कह सकते हैं नो फ्री ऑक्सीजन ऑन अर्थ। अर्थ पर कोई भी फ्रीली ऑक्सीजन नहीं थी। समझ आई बात? अर्थ पर कोई भी ऑक्सीजन तो नहीं थी। उस दौरान जो पहला ऑर्गेनिज्म बना होगा वो कैसे होंगे बताइए? एनारोबिक ही तो होंगे। यानी इनिशियल जो ऑर्गेनिज्म होंगे कैसे होंगे बताइए? कैसे थे बताइए? एनारोब्स थे, ठीक है। शुरुआत के ऑर्गेनिज्म कैसे थे? एनारोबिक थे। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थे। उसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म आए होंगे तो कैसे ऑर्गेनिज्म आए होंगे? फैकल्टेटिव होंगे,
सेकंड में कैसे आए होंगे बताइए? फैकल्टेटिव एनारोब्स आए होंगे। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या समझते हैं बताइए? फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? ऑक्सीजन मिला तो मिला, नहीं तो मिला तो फिर भी काम चला लेंगे। एग्जाम्पल 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 इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे आए जिनको हमें ऑब्लिगेट कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा बताइए? ऑब्लिगेट एनारोब्स कहना पड़े। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोब्स ये तो डेवलप्ड किए ना अपने अंदर, क्लियर। एग्जाम्पल क्लियर। जिस दौरान हमारे पास क्लियर रिड्यूसिंग अर्थ थी वहां पे बेसिकली 4 चीजें ज्यादा थी, ठीक है। एक तो क्या था? वाटर था, क्लियर। और क्या था? हाइड्रोजन था, और क्या था? मीथेन थी, अमोनिया भी थी ना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट रिमार्क में जो रिस्पायरेशन होता है ये कॉमन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉमन प्रोसेस होता है किसके लिए बताइए? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, क्लियर। जैसे हमने क्या किया, एक सेल लिया, सेल्स में हमने दो सेल्स लिए। एक कैसे सेल्स बताइए? ऑटोट्रॉपिक सेल्स लिए, और एक हमारे पास कैसे हेटरोट्रॉपिक सेल्स लिए, क्लियर। ऑटोट्रॉपिक सेल्स क्या करता है हमारे पास? ये एक सेल लिया हमने ऑटोट्रॉपिक का, एक सेल लिया हमने किसका? हेटरोट्रॉपिक का, क्लियर। ऑटोट्रॉपिक क्या करता है? बाहर से CO2 को लिया और इस CO2 से उसने क्या बनाया बताइए? पहले खाना बनाया। क्या बनाया? यानी ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज को तोड़ करके फिर इसने क्या बनाई? एनर्जी बनाई। बोले बात सही है। बट हेटरोट्रॉपिक क्या करता है? डायरेक्ट ग्लूकोज लिया ना, अरे बोलिए, ग्लूकोज लेने के बाद इसको अंदर डाला, सेल के अंदर ग्लूकोज डाला, फिर इसको मल्टी स्टेप तोड़ने के बाद एनर्जी लिया। यानी रिस्पायरेशन तो दोनों हो रही है, हमें तोड़ना किसका है? ग्लूकोज को। एक ने अंदर बना करके तोड़ा और एक ने बना बनाया खाया। समझ आई बात? तो रिस्पायरेशन एक तरीके का क्या है? कॉमन प्रोसेस है। चलिए देखते हैं। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की थोड़ी बहुत जानकारी रखें, अब मैं यहां से थोड़ा बहुत ग्लाइकोलाइसिस आपको समझाने जा रहा हूं, क्लियर। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हमने क्या बताया था? ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या बताया था? पार्शियल ब्रेकडाउन होना किसका? पार्शियल ब्रेकडाउन होना किसका? अरे बोलिए, अगर हमने यहाँ पे कोई भी सुक्रोज खाया, यानी प्लांट ही अगर खाना स्टोर करता है तो स्टार्च या सुक्रोज के फॉर्म में करेगा। तो सुक्रोज को तोड़ने के बाद ये किस में टूटता है बताइए? सुक्रोज हमारा ग्लूकोज में टूटेगा और प्लस किस में टूटेगा? फ्रक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज हमारा कितने कार्बन का बताइए? 12 कार्बन का। ये हमारे पास कितने कार्बन? 6। और ये कितने कार्बन के? 6, क्लियर। अगर यहाँ पर सुक्रोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम्स लगेगी और उस एंजाइम्स का नाम क्या है बताइए? सुक्रेज। उस एंजाइम का नाम क्या है बताइए? सुक्रेज। या सुक्रोज को एक शुगर के नाम से जाना जाता है, इनवर्ट शुगर इसको हम कहते हैं,
क्या बोलते हैं? इसलिए यहां पे एंजाइम से लगेगा इनवर्टेज, दूसरा एंजाइम क्या लगेगा? इनवर्टेज। क्लियर? अब ये जो हमारे पास 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जरा सा बायोमॉलिक्यूल को ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझा देंगे। अगर हम ग्लूकोज को बनाने की कोशिश करें, हम किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? हमारे पास कुछ इस तरीके के कार्बन होंगे, ठीक, 6 कार्बन का हमने बनाया, यहां पे CHO रखा और यहां पे क्या रखा? CH2OH। क्लियर? अपने हिसाब से HOH HOH रखते चले जाइए, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं आपसे, तो फ्रक्टोज हमारे पास कैसे होता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6। क्लियर? ये हमारे पास 6 कार्बन हो गया, ठीक। यहां पर हमने क्या बनाया? कुछ इस तरीके का, यहां पे CH2OH, यहां पे CH2OH, यहां पे OH, H, OH, OH। क्लियर? एक तरफ हमने ग्लूकोज बनाया, एक तरफ हमने क्या बनाया? फ्रक्टोज बनाया। क्या बनाया? फ्रक्टोज। क्लियर? अब ध्यान से सुनना है आपको, ये डायग्राम अगर आपको क्यों बनाया है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, हमने क्या तोड़ा बताइए? ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे 5 कार्बन या 6 कार्बन, बोलिए बताइए कितने कार्बन को तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ा, ठीक है, 6 कार्बन है, 2 2 4 2 6, 6 कार्बन को तोड़ा हमने। क्लियर? यहाँ पे ग्लूकोज हमने बनाया, ये हमारा क्या है बताइए? ग्लूकोज है। ध्यान से सुनते रहिएगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। क्लियर? ग्लूकोज को पहले हमें तोड़ने के लिए किसी भी चीज को मुझे क्या बनाना है? एनर्जी बनाना है। अगर मुझे पैसा कमाना है तो पहले पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, बोले बात सही है? यानी कोई भी बिजनेस अगर करना होता है तो पैसे कमाने के लिए पहले पैसे लगाने पड़ेंगे। क्लियर? यानी हमने आपको पढ़ाने से पहले ये बेंच खरीदा होगा, बोर्ड खरीदा होगा, सब कुछ खरीदा होगा ना, ये उम्मीद में कि आपसे मिलेगा ना। अरे बोलिए, सुनिए जैसे ये हमने इन्वेस्टमेंट किया, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपना टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कई सारे पेरेंट्स के होप, रिश्तेदारों के भी होप, ठीक है? पेरेंट्स से तो डर नहीं लगता, रिश्तेदारों से डर लगता है ना। क्लियर? तो सुन देते हैं, यानी अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में आप क्या लगाएंगे? पहले पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो सेम यही बात आता है कि यहाँ पे हम ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज से हमने क्या बनाया बताइए? 6 कार्बन है, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा? फॉस्फेट जोड़ा। फॉस्फेट जुड़ेगा कैसे? जब तक हम ATP नहीं लगाएंगे। यानी हमने यहाँ पे क्या दिया बताइए? ATP लगाई, ATP लगाई, ATP लगाने के बाद ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूट गया। बोली बात सही है? यहाँ पे एनर्जी का क्या हुआ बताइए? ATP लॉस हुई। कितने ATP की लॉस हुई? अरे बोलिए, कितना ATP लगा? 1 ATP का लॉस हुआ, -1 ATP किया। क्लियर? यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं किसी से तो ये उम्मीद करा रहे हैं टेंशन न लो तुम्हारा हम लौटा देंगे। क्लियर? यानी अभी तक तो ये क्या हो रहा है बताइए? ATP हमने लगाया, फिर हम लौटाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब बात आती है कि यहाँ पे इसका नाम हो गया हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो गया बताइए? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनका नाम है। क्लियर? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है हमारे पास। क्लियर? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें क्या बनाना है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर? ऐसा क्यों बोला हमने? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास क्या बनाना है? हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है, ऐसे नहीं बनाएंगे। क्लियर? अब अगर इनको हम तोड़ेंगे, ठीक है, अगर इनको हम तोड़ेंगे तो क्या 2 पार्ट में टूट जाएंगे? इक्वल पार्ट में? अरे बोलिए,
क्या इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे? टूट तो जाएंगे, बट फॉस्फेट एक के पास ज्यादा चला जाएगा। बोले बात सही है? यानी फ्रक्टोज हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अगर हम तोड़ेंगे फिर भी यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा कि नहीं? हमें बांटना क्या है, इक्वल पार्ट में, तो फॉस्फेट को फिर यहाँ भी लगाना पड़ेगा ना, यानी फिर से एटीपी देनी पड़ेगी। यानी हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, एटीपी दिया। क्लियर? एटीपी यहां से दिया और ये किसमें टूटा, एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या नाम होगा बताइए यहाँ पे? क्लियर? यहाँ पे भी फॉस्फेट और यहाँ पे भी फॉस्फेट। क्लियर? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। पूछिए कैसे? इधर देखिए, ग्लूकोज को मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया, क्लियर, तब मैंने फॉस्फेट जोड़ा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। क्लियर? छठे कार्बन से हमने OH ग्रुप हटाया, तब जाकर के फॉस्फेट जोड़ा ना। बोलिए, अगर हमें आपसे ये कहें कि अगर पहले कार्बन को अगर मैं हटा करके फॉस्फेट जोड़ूं तो अच्छी बात है, फंक्शनल ग्रुप को हटा करके कैसे जोड़ सकते हैं? तब तो ग्लूकोज ग्लूकोज ना रहा। समझ आई बात? अगर पिताजी अगर 2 बेटों को बंटवारा करना चाहते हैं तो एक बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन गए, एक बंटवारे में 3 कार्बन के साथ एक मिठाई चला गया, यानी फॉस्फेट चला गया। क्या इक्वल डिवीजन कहलाएगा ये? नहीं। यानी एक बेटा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो नाइंसाफी तो नहीं होने देंगे ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम क्या बनाएंगे, इनको पहले फ्रक्टोज में बनाएंगे। पूछिए क्यों? फ्रक्टोज का जो पहला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है वो भी फ्री है। ठीक है, ये वाला कार्बन भी फ्री है और ये वाला भी कार्बन फ्री है। क्लियर? यहां से पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, यहां पे भी हम एक हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ सकते हैं, फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। समझ आई बात? अरे बोलिए, तब जाकर के हम फ्रक्टोज में हम क्या जोड़ेंगे, 1,6 बिस फॉस्फेट जोड़ेंगे। समझ आई बात? तो यानी हमारे पास अभी इसको करना नहीं है। क्लियर? अब क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए? हमारे पास 6 कार्बन हमने लगाया, क्लियर। अब हमने क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, क्लियर। यहां पे हमने क्या किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमने बनाया, क्लियर। अब यहां पे हमने क्या किया, फिर से एनर्जी देने की कोशिश की, क्लियर। फिर से एनर्जी देने की कोशिश की, क्लियर। एनर्जी पे हम यहां देंगे तो क्या होगा, एनर्जी एटीपी को तोड़ेंगे और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हमें टूटेगा, यानी एनर्जी फिर से लगाया। कितने एटीपी का लॉस, 1 एटीपी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। तो एटीपी लगाएंगे तो कैसे आएगा, यहां पर क्लियर, यहां पे भी फॉस्फेट, यहां पे भी फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या नाम पड़ेगा बताइए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बोले बात सही है क्या? अब 2 इक्वल पार्ट में टूटेगा, अब आराम से टूटेगा, बंटवारा कर सकते हैं आप, क्लियर। यानी हमारे पास क्या होगा, 3 कार्बन के यहां आएंगे फॉस्फेट, क्लियर, 3 कार्बन के यहां आएंगे, क्लियर। अभी तोड़ना नहीं है, पहले यहां तक बना लीजिए आपको, क्लियर। हर एक स्टेप समझा रहे हैं, यानी शुरू के स्टेप में हमारे पास एनर्जी लगानी पड़ी, कितनी एनर्जी लगानी पड़ी, 2 एटीपी, क्लियर। अब वही 2 एटीपी लगाने के बाद अब यहां से पैसा मिलना स्टार्ट होगा, क्लियर। यहाँ पे बिजनेस हमारा सेटअप हो चुका है, क्लियर। समझ आया ऐसा क्यों हमने बोला था, समझ आई बात। इसलिए फ्रक्टोज हम चूज करते हैं। अगर हमने ये कहा कि हमारे पास ये
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्लियर? पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज से क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया, एटीपी खर्च करके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक डाउन करना होता है। क्लियर? ब्रेक डाउन करने से दो अलग अलग मॉलिक्यूल मुझे मिलेंगे। पहला मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा होगा, 3 कार्बन का ही होगा, उसके साथ क्या लगा होगा, फॉस्फेट। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसके साथ क्या लगा होगा, फॉस्फेट। हम फॉस्फेट इस तरफ बना दे रहे हैं आपको ताकि तकलीफ ना हो, ये वाला फॉस्फेट। ठीक है, किधर वाले ऐसे। यहाँ पे जो फॉस्फेट बनेगा इनका नाम होगा हमारे पास फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। ध्यान सुनिएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कैसा ग्रुप, CHO ग्रुप, यानी कैसा ग्रुप, CHO ग्रुप। ठीक है, यहां पे डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन का मतलब कीटोन। कीटोन बॉडी कहाँ पे है, ये। ठीक है, यानी हमारे पास, और ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? अब किसी एक को उठा करके हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इनको पढ़ाया, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलेगी। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मल्टीप्लाई बाई कितना करूंगा, 2 करूंगा। क्यों? क्योंकि सेम प्रोसेस तो यहाँ भी चलेगी ना। समझ रहे मेरी बात? अगर जो प्रोसेस यहाँ भी चल रही है वही प्रोसेस यहाँ भी चल रही है, तो यानी मल्टीप्लाई बाई 2 अगर कर देंगे तो सेम चीजें होंगी। जल्दी करिए। ठीक है, इधर देखिएगा, फिर से एक बार प्रोसेस बताइए, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बताइए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना बताइए हमारे पास, फ्रक्टोज 1,3 सॉरी 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। क्लियर? ये हमारे पास क्या यहां तक प्रोसेस हुए थे। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हमने क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ा। क्लियर? किस में बताइए, एक फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर? और दूसरा प्रोसेस कौन सा, डिहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बोलिए बस सही है, इसमें तोड़ा। अब अगर हम किसी एक को तोड़े, ठीक है, हम यहां से आप इसी के नीचे लिख सकते हैं। क्लियर? हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, सेम यही प्रोसेस करा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है बताइए, फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्लियर? कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। अगर इनका हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कितनी बार चलेंगी, इस तरफ भी दोनों बार चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एटीपी खर्च करते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक एनर्जी मिलती है NAD+ से NADH प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमने निकाला। यहाँ पे NAD से NADH आया, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को खींचना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। बोले बस सही है, यानी ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस हुआ, कैसा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।
यानी यहाँ पे NAD प्लस से हमने क्या बनाया, NADH और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास बनाए, और ये क्या बनेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट बोलेंगे इनको हम, क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट बोलेंगे। और कितने पे, एक कार्बन फॉस्फेट जुड़ रहा है, ठीक है। तो कितना कार्बन हमारे पास है बताइए, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट था ही, तो यहाँ पे 1,3, बोलिए बात सही है। पहले से एक फॉस्फेट था, 3 कार्बन का था, एक फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और जोड़ दिया, तो 1,3 हुआ कि नहीं, क्लियर। एक पहले से फॉस्फेट था पहले कार्बन पे, और दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे हमने एक फॉस्फेट और जोड़ दिया, तो क्या हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बोल दिया कि नहीं, क्लियर। अब यहां से हमारे पास क्या करना है, एटीपी को निकालना है। अब यहां से क्या होगा, एटीपी निकलेगी, कैसे निकलेगी, अब यहां से हम क्या करेंगे, एटीपी को जनरेट कराएंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे, और यहां से क्या प्राप्त करेंगे, एटीपी, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा बताइए, कितना फॉस्फेट, एक फॉस्फेट हमने निकाला, किसी एक कार्बन से निकाल लेंगे, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, इसी का नाम क्या था, पीईपी, क्लियर। इन्हीं का नाम क्या बताइए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। चलिए कितना मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे बताइए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय कितने आएंगे बताइए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय कितने आएंगे, समझ आई बात, यानी 2 एटीपी यहाँ भी मिलेगी ना, यहाँ पे 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, क्लियर। क्या बनेगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, फिर उसके बाद 2 फॉस्फो ग्लिसरेट, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, इसको हम पीईपी बोलेंगे। अब सुनिए, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट से हम क्या बनाते हैं, पायरुवेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कितने कार्बन के, निकल गया। और ध्यान समझिएगा, ये इधर के जितने भी प्रोसेस हैं, इधर के जितने भी प्रोसेस आपको बताए जाएंगे, सब के सब कैसे होंगे, सब के सब कैसे होंगे, सब के सब कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे, क्लियर। 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए, ये भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से यहां से सिर्फ और सिर्फ वाटर निकलता है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, क्लियर। क्या निकल रहा है यहाँ से, हाइड्रोलिसिस होती है, क्लियर। इस प्रोसेस में क्या हो रही है बताइए, हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहां से बताइए क्या हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एटीपी बना रहे हैं हम लोग ना, क्लियर। अब हमें एंजाइम्स के बारे में ध्यान समझना है, किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में, कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करती हैं, इनका ब्रेक डाउन करते हैं फ्रक्टोज का, तो ये बनते 3 कार्बन का यहाँ पे, उनके साथ फॉस्फेट, 3 कार्बन का यहाँ पे, उनके साथ फॉस्फेट, क्लियर। बट ये बात याद रखना है कि फ्रक्टोज का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, तो एक बात हमारे पास क्या होगा, कीटोन ग्रुप भी होगा, और एक एंड पे कैसा ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा, क्लियर। तो ये CHO वाला जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और जो कीटोन वाला ग्रुप होगा वो कैसा होगा, समझ आई बात। चलिए इधर देखिएगा थोड़ा सा पॉइंट, इधर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने बनाया, ठीक है। हमने क्या लगाया, एनर्जी लगाया था, अरे बोलिए, एनर्जी क्या था, एटीपी लगा करके हमने एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ करके जुड़ी थी, बोली बात सही है। यहाँ पे -1 एटीपी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ,
बोलिए। चलिए दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमने बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। तो यानी ये हमारे तरीके का एक आइसोमेरिज्म शो किया ना, यानी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट क्या चेंज कर दिया हमने? पोजीशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, उस एंजाइम्स का नाम क्या है? आइसोमेरेज, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर? क्यों ऐसा किया? हमने यहाँ पे एनर्जी फिर से लगाई। हमने क्या लगाई बताइए? एनर्जी यहां से फिर से लगाई, एटीपी लगा करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास 6 कार्बन का यहाँ पे हमने बनाया कार्बन। क्लियर? एक तरफ फॉस्फेट यहाँ पे जोड़ा, एक फॉस्फेट हमने यहाँ पे जोड़ा। बोले बात सही है? फिर यहाँ पे इनको तोड़ने के बाद हमने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फ्रक्टोज जो कॉमा हमारे पास दिए गए हैं ये एक दूसरे के भी कैसे होते हैं बताइए? रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्लियर? ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इनसे भी कन्वर्ट होते हैं, और ये दोनों आपस में भी इंटर कन्वर्टिबल हैं। क्लियर? अब हमारे मेन मकसद आता है हमारे लिए क्या? अब ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने बनाया ग्लूकोज से, यानी एटीपी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं उनके लिए मैं टर्म यूज करता हूं काइनेज। ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे कहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन करना है, ये आपको ट्रिक बता लीजिए या लॉजिक बता लीजिए। क्लियर? हम आपको 2 बातें बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर कभी भी एटीपी बनाना है, ठीक है, तो एटीपी बनाने के दौरान जब फॉस्फेट हम ऐड करते हैं तो वहां पे एक एंजाइम्स आती है, उसका काइनेज नाम होता है। ठीक है? अगर मुझे हाइड्रोजन बनाना है, यानी NADH, हाइड्रोजन ले रहे हैं ना, यानी अगर NADH बनाना है तो वहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स लगेंगे। इतना बात याद रख सकती है? MBBS सेकेंड ईयर तक आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यही एनर्जी का फॉर्मेशन ही कराते कराते आप थकेंगे। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट टीचर हटवा देते हैं आपसे कि अगर एटीपी से रिलेटेड कोई भी एंजाइम्स आएगा तो क्या बोलना है? काइनेज। और अगर NADH से रिलेटेड अगर कोई एंजाइम चाहिए तो क्या चाहिए? डिहाइड्रोजिनेज। समझ आई बात? डिहाइड्रोजिनेज का मतलब किसी भी कंपाउंड से हम क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। ठीक है? डिलीट कर रहे हैं तो वहां पे डिहाइड्रोजिनेज। अगर CO2 डिलीट कर रहे हैं तो क्या बोलते थे? डिकार्बोक्सिलेज। याद आ रही है? कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या होता है? CO2 को फिक्स करते थे। डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या होता था? CO2 को रिमूव करते थे। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, उस एंजाइम्स का नाम ध्यान से सुनना है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने बनाया। ग्लूकोज मेरे कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। तो यानी इसलिए इनको क्या नाम बोला जाता है? हेक्सोकाइनेज। इस एंजाइम्स का नाम क्या है बताइए? हेक्सोकाइनेज। क्लियर? यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए मुझे किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? किस एंजाइम की? हेक्सोकाइनेज की। ठीक है? 6 कार्बन होता है इसलिए हेक्सोकाइनेज बोल दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। क्या हमारे पास आइसोमेरिज्म पढ़े हैं आपने? सिर्फ और सिर्फ क्या किया? स्ट्रक्चर ही तो चेंज किया। बाकी 6 कार्बन को भी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ भी लगे हैं, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ भी लगे हैं। चेंज किसका हो रहा है? स्ट्रक्चर का। इसलिए वहां पे एक एंजाइम्स लगेगी, वो क्या कहलाएगा? आइसोमेरेज। ठीक है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर यहाँ पे क्या आया? एनर्जी से रिलेटेड आया। बोले बात सही है? यानी हमारे पास ये फ्रक्टोज और फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट हमने बनाया। क्लियर? तो इसके लिए मैं क्या टर्म यूज करूंगा? ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूं? ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं PFK। ठीक है? इसका एक एंजाइम है PFK1। जल्दी करिएगा, ये एंजाइम से रिलेटेड नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? PFK का बताइए। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। समझ आई बात? लिख दे रहे हैं हम नाम, फॉस्फो
फ्रक्टो काइनेज। क्लियर? पीएफके वन से रिलेटेड नहीं है, वन याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा फिर भी चलेगा, ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या बताया? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्यों बोला पार्शियल ऑक्सीडेशन? अरे पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों बोला? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है ना, क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई होती तो क्या बनता? 6CO2 निकल गया होता। बोले बात सही है? बट 6CO2 ना निकल करके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना रहा है, क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहलाएगा? नहीं। इसलिए ग्लाइकोलिसिस एक तरीके का पार्शियल ऑक्सीडेशन है, जिसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहे हैं? अंधी हो क्या भाई? ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर? 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन का है पायरुविक एसिड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहे हैं। क्लियर? तो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ? नहीं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ना। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमने क्या बताया था? अदर मटेरियल बनेंगे। पायरुविक एसिड अदर मटेरियल ही तो है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि ये एक तरीके के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लिखते चले जाते हैं, 10 स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है। और हर में हमारे पास क्या है? ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेसेस हैं? 10 स्टेप प्रोसेस है और हमारे पास एंजाइमेटिक प्रोसेसेस है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या कहा कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और हर एक स्टेप में क्या लग रहे हैं? एंजाइम्स लग ही रहे हैं। क्लियर? कहीं ना कहीं हर जगह लग रहे हैं। जहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस है वो सबके सब आइसोमेरेज कर लीजिए, ठीक है। बाकी कैसे हैं? हर एक जगह पे। क्लियर? चलिए बताइए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, कौन से एंजाइम्स? हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया हमने? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में टूटा? फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड में टूटा। और किस में टूटा? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटा है। क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल को अगर हमने लिया तो मल्टीप्लाई बाय अगर 2 कर देंगे तो सारे के सारे प्रोसेस हमें समझ में आ जाएंगे। तो फॉस्फो के बारे में हमने क्या बोला? फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड जो लिया वो 2 मॉलिक्यूल लिया। क्लियर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अगर फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड लिया तो वो किसमें ब्रेक होता है? पहले हमने एनर्जी अब यहां से निकलना स्टार्ट होगा। क्लियर? पहली बार एनर्जी जो लगाती हैं तो हमने ये कहा कि फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तब तब मुझे एनर्जी निकलेगी। अब यहां से लेकर के यहां तक सब में क्या होगा? हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, या फिर हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह ले, ठीक है, या एडिशन ऑफ क्या कह ले? ऑक्सीजन। सबका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बट आप किसी भी स्टेप में देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। बोलिए बात सही है? हमने ऑक्सीजन लगाई? अभी तक तो नहीं लगाई ना, इसलिए मैंने ग्लाइकोलिसिस में साफ साफ लिखा था ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन ग्लाइकोलिसिस। याद आ रही है? यानी चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, चाहे वो एनारोबिक हो, एरोबिक हो, किसी में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन कहीं ऐड करते हुए नजर आ रही है आपको? नहीं। समझ आई बात? इसलिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में बोला गया है ये रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके का ऑक्सीजन नहीं मांगती। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम आपको देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनता है? NADH बनता है। NADH क्या है? एक तरीके की एनर्जी ही है। क्या है बताइए? एनर्जी ही है। जैसे हम आपको कहते हैं कि अगर आप यहां से नेपाल जाते हैं, ठीक है, लंदन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, क्या वहां का करेंसी यूज करेंगे? अगर वहां का करेंसी आप लेकर के आते हैं तो इंडिया में क्या करना पड़ेगा? पहले बैंक में जाना पड़ेगा, ड्राफ्ट जमा करनी पड़ेगी, तब आपको इंडियन करेंसी मिलेगी। क्लियर? सेम यही बात आती है कि NADH के साथ। जब NADH क्या करता है? ये एक तरीके की बाहर की करेंसी है, ठीक है, और एक NADH से मुझे 3 ATP मिलती है। कितनी ATP मिलती है? 3 ATP मिलती है। कितने NADH मिल रहे हैं बताइए? यहाँ पे कितने NADH मिल रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितने NADH निकले? अरे बोलिए, 6 ATP मिला कि नहीं मिला? हैंग कर रहे हो क्या दिमाग?
2 NADH निकल रहे हैं ना भाई, तो एक NADH से कितने ATP, तो 2 NADH से 6 NADH। समझ आई बात? ये बाहर की करेंसी है, अब इंडिया में जाएगी ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यानी क्या है कि अभी कन्वर्ट करेंगे हम। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या पता चला, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना। क्लियर? जब इनमें हमें क्या मिलेगा, जब इनको हम तोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन इनका भी करते हैं, तो ऑक्सीडेशन के दौरान हमें क्या मिलता है, ATP मिलती है। और ATP मिलेगी यहाँ पे कितना, 2 ATP मिलेगी। तो 2 ATP हमारे पास यहाँ पे खर्च हुए, ठीक है, निकले। अब हमारे पास क्या बना, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, यानी एक फॉस्फेट हमने हटा दिया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना। फिर यहाँ से हमने क्या किया, फॉस्फोग्लिसरेट से हाइड्रोलिसिस कराई, वाटर को हटाया। वाटर को हटाने के बाद हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट बना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्लियर? और फॉस्फोइनोल पायरुवेट को जब भी हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, पायरुविक एसिड मिलता है या पायरुवेट बनता है। सब के सब कितने मॉलिक्यूल, 2। तो ये भी मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 2। ये भी मल्टीप्लाई बाय कितने करेंगे, 2। क्लियर? समझ आई बात? अब बात आती है, हम एक पॉइंट लिखते हैं एनर्जी मैट्रिक्स की बात। किसकी बात, एनर्जी मैट्रिक्स। एनर्जी मैट्रिक्स आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कितने एटीपी का लॉस, अरे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर मैंने तोड़ा, ठीक है, यहां से एक ग्लूकोज को लेकर के गए ना, कितने ग्लूकोज को लिया बताइए, एक ग्लूकोज को लिया। आप बताइए -1 एटीपी कहां कितनी बार आए, यानी लॉस एटीपी कितने का, 2 एटीपी का लॉस हुआ अब तक में। क्लियर? इन्वेस्टमेंट के दौरान। क्लियर? अगर हम बात करते हैं गेन एटीपी की, किसकी बात करते हैं, गेन एटीपी, कितने एटीपी मिल रही है देख के बताइए, कितने एटीपी मिल रही है, 10 एटीपी। प्रॉफिट कितने एटीपी का हो रहा है देख कर बताइए, सिर्फ और सिर्फ एटीपी देखिए। कहां कहां, एक यहाँ पे एटीपी 2, ठीक है, प्रॉफिट कितने एटीपी का हुआ, 4। यानी अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एटीपी की, ठीक है, तो कितने हमारे पास, 4 एटीपी की। क्लियर? चलिए बताइए नेट गेन एटीपी बताइए, कितना एटीपी मिलेगा हमें मिला के। अगर हमने 2 रुपए इन्वेस्ट किए, 4 मिले, तो कितने बचा, यानी 2 एटीपी का हमारे पास गेन किया, नेट गेन। क्लियर? चलिए टोटल एटीपी की बताइए बात, टोटल एटीपी। क्लियर? टोटल एटीपी में हमारे पास गेन कितना एटीपी किया बताइए, गेन एटीपी कितना किया, चलिए हम टोटल की काउंट कर रहे हैं ना, चलिए टोटल एटीपी बताइए कितना। अभी तो यहाँ कितना एटीपी मिला हमें बताइए, 2 एटीपी मिला था अभी ताजा ताजा। क्लियर? बाकी अदर करेंसी से कितने एटीपी मिले, अरे बोलिए, प्लस में कितना करेंगे, कितने एटीपी मिल रहे हैं, 6 एटीपी मिल रहे हैं। कहां से, फ्रॉम कितने NADPH, NADH, DPH नहीं बोल रहा हूं, DH बोल रहा हूं। P अगर लगा दिया तो फोटोसिंथेसिस में चले जाओगे। समझ आई बात? NADH ही याद रखना है। यानी टोटल कितने मिले हमें, सुनिए 8 एटीपी नीट 2022 में पूछा गया था। क्लियर? टोटल एटीपी बताइए कितना, तो कितने एटीपी, एक ग्लाइकोलाइसिस में। क्लियर? दूसरा पॉइंट बोला गया था, ये 2 एटीपी नेट गेन एटीपी, ये नीट 2019 में पूछा गया था। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस खत्म हमारा।
समझ आई बात इतनी? कैसे याद रखेंगे ग्लाइकोलिसिस को? ग्लाइकोलिसिस को कैसे याद रखेंगे? चलिए बताइए, ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप प्रोसेस? 10 स्टेप प्रोसेस। हर एक स्टेप प्रोसेस में मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? एंजाइमेटिक प्रोसेस, और हर एक एंजाइम में जहां जहां लग रहा है तो एंजाइमेटिक प्रोसेस बोल दिया। क्लियर? कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा है? पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? चलिए बताइए स्टेप, हर एक स्टेप बताइए। ग्लूकोज से मैंने क्या बनाया? अरे देख करके भी बोल सकते हो, इतने भी टैलेंट नहीं हो तुम लोग, ठीक है? हाँ, तो क्या बोला? ग्लूकोज से क्या बनाया हमने? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया? फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट बनाया। फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल में टूटा? 2 मॉलिक्यूल में, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटा। फिर अगर हमें इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ा गया, ठीक है, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करना है हमें। क्लियर? तो हमने ये कहा कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे पास टूटेंगे तो किसमें टूटेंगे? 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट में टूटेंगे। क्लियर? फिर वहां से हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बचा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट बचा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन किया तो क्या बचा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट बचा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट को तोड़ा तो क्या बचेगा? अरे बोलिए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बचेगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बचेगा? पायरुविक एसिड बचेगा। सबका मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। बोले बात सही है? आप बताइए किस किस स्टेप में मुझे एनर्जी मिल रही है? किस किस स्टेप में एनर्जी मिल रही है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से जब भी हमने ऑक्सीडेशन किया वहां से एनर्जी मिला, NADH टूटा बना तब एनर्जी मिली। फिर उसके बाद 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमने ऑक्सीडेशन किया तब वहां पे एनर्जी मिली, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को तोड़ा हमने किसमें? पायरुविक एसिड में, तब ATP मिली। इतना बात ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप से प्रोसेस आएंगे। क्लियर? किस किस स्टेप से प्रोसेस आएंगे? आप 10 स्टेप लिख सकते हैं, कभी कभी नंबर 1 लिखिएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? हर एक स्टेप, अरे ये देखा जा रहा है, ये स्टेप है, ये स्टेप। समझ आ रही बात? इतनी बात समझ आई? हर एक स्टेप की प्रोसेस की बात करेंगे। एंजाइम्स कहाँ कहाँ लग रही हैं वो भी पूछा जाएगा। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस हमारा खत्म होता है, ठीक है? अब क्या बन गया मेरा? पायरुविक बन गया। हेडिंग डाल लेते हैं, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। भविष्य क्या है पायरुविक एसिड का? ठीक है, भविष्य ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर?